भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओशो रजनीश ने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है देख कबीरा रोया। इस पुस्तक में ओशो रजनीश लिखते हैं कि भारत की जो यह दुर्दशा है वर्तमान समय में, भारत में दरिद्रता है, निर्धनता है, पिछड़ापन है, इस सब के लिए केवल और केवल महात्मा गांधी ही उत्तरदायी हैं, महात्मा गांधी ही जिम्मेदार हैं। महात्मा गांधी भारत की आम जनता को दरिद्र में ही नारायण का दर्शन करवाते रहे। दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण। महात्मा गांधी ने भारत के जनमानस को कर्म करने की प्रेरणा नहीं दी, भाग्य के भरोसे निर्भर रहने की प्रेरणा दी। विदेशों में जब इतनी उन्नति हो रही थी, इतनी प्रगति हो रही थी, इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। फ्रांस के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। विदेशी देश इतनी द्रुत गति से प्रगति किए चले जा रहे थे और महात्मा गांधी भारत की जनता को तकली और चरखे में उलझाए हुए थे। खादी पहनो, स्वदेशी बनो, स्वदेशी राज, स्वराज, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। विदेशों में इतनी उन्नति हो गई और ये भारत को वहीं तकली और चरखे में ही उलझाए हुए थे। अब आप कल्पना करें कि यदि भारत महात्मा गांधी की इन्हीं नीतियों पर चले, चरखे से तकली से काती हुई खादी का उपयोग करे, तो भारत की 90% जनता नंगी रह जाएगी। चरखे और तकली पर हम भारत की 10% जनता के तन को ढांपने के लिए भी खादी तैयार नहीं कर सकते हैं। मुझे भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की एक बात बहुत ही अच्छी लगी। वो हमारे अंग्रेजी के में एक इडियम है ना कि गिव द आइडल इज डन। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति कोई अच्छी बात कहता है तो उसे भी पुरस्कार मिलना चाहिए, उसे भी शाबाशी मिलनी चाहिए, उसकी भी पीठ थपथपानी चाहिए। तो राजीव गांधी ने एक तो बहुत अच्छी बात कही। जब लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपना प्रथम भाषण दिया, तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आज जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हम केवल स्वदेशी खादी की बात नहीं करते हैं। आज जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो स्वदेशी रॉकेट की बात करते हैं। कितनी अच्छी बात है। और इसमें कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं है कि भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने वाले राजीव गांधी ही थे। देखिए, विश्व के सभी देश प्रगति कर रहे हैं। प्रगति क्या है? प्रगति की परिभाषा क्या है?
समय के साथ गति करना ही प्रगति है। समय के साथ कदम से कदम मिला करके चलना ही प्रगति है। यदि हम अपने पूर्वजों का अनुकरण करते रहेंगे, अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते रहेंगे, तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। अब आप एक उदाहरण देखें कि हमारे पूर्वज तीर कमान के साथ युद्ध किया करते थे, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो। रामचंद्र जी ने रावण को 31 बाणों से मारा। अर्जुन ने पूरा महाभारत का युद्ध तीर कमान से जीता। और हम भी कहें कि हमारे पूर्वज तीर कमान से लड़ते थे, तो हमारी भारतीय सेना को भी तीर कमान से युद्ध करना चाहिए। अपने पूर्वजों की परिपाटी का अनुकरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो क्या हम अपने पड़ोसी दुश्मन राष्ट्रों का मुकाबला कर पाएंगे? पड़ोसी दुश्मन राष्ट्रों का मुकाबला करने के लिए आज भारतीय सेना को अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस होने की परमावश्यकता है। आज आप प्राचीन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके अपने दुश्मन को परास्त नहीं कर सकते। अभी आपने देखा कि भारत ने फ्रांस से राफेल विमान खरीदे हैं, नितांत आवश्यक हैं, खरीदने चाहिए, क्योंकि हमें दुश्मन का मुकाबला करना है। और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमें अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस होने की आवश्यकता है। अब हम कहें कि हम तो अपने पूर्वजों का ही अनुसरण करेंगे, हमारे पूर्वज घोड़े पर बैठ करके युद्ध करते थे, तो हमारी भारतीय सेना घोड़े पर बैठकर ही युद्ध करेगी, तो हम दुश्मन का मुकाबला कर लेंगे? कदापि नहीं कर सकते। और महात्मा गांधी वही हमें पुरातन ढर्रे पर ही चलने की प्रेरणा देते रहे। तकली से सूत काटो, चरखे से सूत काटो, खादी पहनो, स्वदेशी अपनाओ। अगर आपको वर्तमान समय में अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो समय के साथ गति करना नितांत आवश्यक है। महात्मा गांधी ने हमें ऐसी प्रेरणा नहीं दी। तो ओशो रजनीश की पुस्तक देख कबीरा का मैं उल्लेख कर रहा था। ओशो रजनीश अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि विदेशों में इतनी उन्नति हो रही थी, इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, और ये हमें तकली और चरखे में ही उलझाए रहे, हमें दरिद्र में ही नारायण का दर्शन करवाते रहे। और इससे परिणाम क्या निकले? भारत की जनता भाग्यवादी हो गई, कामचोर हो गई, भारत में निठल्ले लोग हो गए, जो केवल और केवल भाग्य के भरोसे पर, परमात्मा के भरोसे पर ही रहते हैं, जो अपने बाहुबल में विश्वास नहीं करते हैं। देश निर्धन हो गया है, देश दरिद्र हो गया है, देश में भुखमरी है, और इसके लिए पूर्ण रूपेण महात्मा गांधी है। और देश की इस दशा को देख करके मुझे रोना आता है, देख कबीरा रोया। ये विचार ओशो रजनीश महात्मा गांधी के विषय में अपनी पुस्तक देख कबीरा रोया में लिखते हैं, जो 100% सत्य है। महात्मा गांधी ने कभी भी देश को विदेशों के समकक्ष उन्नति करने के लिए प्रेरित ही नहीं किया।
अब आप दर्शन करें कि इस समय भारत के अंदर अच्छे से अच्छे आविष्कार हो रहे हैं, अच्छे से अच्छे अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं। अब यदि महात्मा गांधी की नीतियों पर अब भारत चलते और वही तकले और वही चरखे में उलझ जाए तो भारत की दुर्दशा क्या होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। और महात्मा गांधी अपने पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य नहीं बिठा पाए। अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ वे सदैव मारपीट करते रहते थे। लोगों को तो स्त्री जाति का, नारी जाति का सम्मान करने की प्रेरणा देते थे और स्वयं नारी पर इतना अत्याचार करते थे। आप दर्शन करें कि ये कहते थे कि मैं ब्रह्मचर्य पर प्रयोग कर रहा हूं, मैं ब्रह्मचर्य का जीवन जीता हूं। और आप सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित होंगे, और यह बात इन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखी है कि जिस समय इनके पिता की मृत्यु हो रही थी, इनके पिता मरणासन थे, एक कमरे में इनके पिता बस मरणासन थे और दूसरे कमरे में ये अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये शारीरिक संबंध बनाते रहे और दूसरे कमरे में इनके पिता की मृत्यु हो गई। और वो व्यक्ति कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता हूं। अपनी पोती के साथ, अन्य अन्य कन्याओं के साथ ये नग्नावस्था में सोया करते थे कि मैं इस बात की परीक्षा कर रहा हूं कि मैं ब्रह्मचर्य के नियम का कितना पालन कर रहा हूं। लड़कियां नग्नावस्था में स्नान करती थी और ये उनको देखते थे। निर्वस्त्र होकर के लड़कियां स्नान करती थी इनके आश्रम में और ये उनको देखते थे और कहते थे कि मैं यह देखना चाहता हूं कि मैं ब्रह्मचर्य पर कितना खरा उतरा हूं। ये ब्रह्मचर्य की कसौटी है क्या? ये देश तो ब्रह्मचारियों की ही भूमि रहा है। आर्यव्रत ब्रह्मचारियों की भूमि रहा है। आदित्य ब्रह्मचारी देव दयानंद हुए इस भूमि पर, स्वामी विवेकानंद सरस्वती हुए, परमहंस योगानंद जी हुए। तो क्या उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का परीक्षण इस विधि से किया था जिस विधि से ये महात्मा जी करते थे? हमारे भारतवर्ष के एक सूचना और प्रसारण मंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में वे सूचना और प्रसारण मंत्री थे। उनका नाम था आर दिवाकर। वे बिहार के राज्यपाल भी रहे। 1952 में वे बिहार के राज्यपाल बने। वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी चुने गए थे। 1949 से लेकर के 1952 तक वो भारत सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, माई एनकाउंटर्स विद गांधी, गांधी के साथ मेरी झड़पें। उसमें वो लिखते हैं कि काका कलेलकर जी महाराज, काका कलेलकर जी बहुत बड़े गांधीवादी हुए हैं। वो गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहा करते थे, बहुत बड़े गांधीवादी थे।
तो वो बार बार इनसे कहते थे कि आप ये जो लड़कियों के साथ अनैतिक कार्य करते हैं ये ठीक नहीं है, आप लड़कियों को इस आश्रम से निकाल दीजिए, या कम से कम उनके साथ ये अनैतिक कार्य मत करिए, आप लड़कियों को यहाँ से निकाल दीजिए। तो महात्मा गांधी काका कलेलकर से कहते हैं कि आप आश्रम को छोड़ करके जा सकते हैं, मैं लड़कियों को नहीं छोड़ सकता। आपको आश्रम छोड़ के जाना है, छोड़ के चले जाइए। और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि काका कलेलकर जी आश्रम छोड़कर चले भी गए थे। इनके एक निजी सचिव थे प्यारेलाल जी नैयर, तो उनकी बहन थी सुशीला नैयर जी, वो इनकी व्यक्तिगत सेवा करती थी। तो ये उससे नग्नावस्था में अपने शरीर की मालिश करवाती थी, उसके साथ नग्नावस्था में रात्रि को एक ही कमरे में सोते थे। बातें तो बहुत हैं बताने के लिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से इनका उल्लेख करना ठीक नहीं है। केवल इतना निवेदन करना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के सिद्धांत अलग है। जैसा कि मैंने अभी आपके श्री चरणों में निवेदन किया है कि यह भारत भूमि तो ब्रह्मचारियों की ही भूमि रही है। ब्रह्मचर्य ऐसे नहीं निभाया जाता जैसे महात्मा गांधी निभाने का ढोंग करते थे। लड़कियां नग्नावस्था में स्नान कर रही हैं और आप कह रहे हो कि मैं अपने ब्रह्मचर्य का परीक्षण कर रहा हूँ। नग्नावस्था में नहाती हुई लड़कियों को देख रहे हैं, नग्नावस्था में लड़कियों के साथ नग्नावस्था में आप सोते हैं, एक कमरे में सोते हैं, एक ही चारपाई पर सोते हैं, और कहते हैं मैं इसलिए सोता हूँ कि अपने ब्रह्मचर्य का परीक्षण कर रहा हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य के मापदंड पर कितना खरा उतरा हूँ। मैंने इनकी आत्मकथा पढ़ी है। जब ये विदेश में वकालत पढ़ने के लिए गए तो स्वयं लिखते हैं कि मैं सारे व्यसन वहां करने लग गया था। जितने भी व्यसन होते हैं, क्लबों में ये वेस्टर्न डांस सीखने लग गए, क्लबों में वेस्टर्न डांस करते थे, ये मांस खाते थे, और जितने भी व्यसन होते हैं ये सब करने लग गए। जब ये वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाने लगे तो इनकी माता श्री ने इनसे 3 वचन लिए थे कि आपको विदेश इस शर्त पर भेज रही हूं कि एक तो आप वहां मांस को नहीं छुएंगे, एक वहां आप मदिरा को नहीं छुएंगे, और एक वहां पर आप महिला को नहीं छुएंगे। इन्होंने अपनी माताजी को वचन दिया, लेकिन वहां जाकर के ये जितने भी व्यसन होते हैं सभी व्यसन करने लग गए। और आप देखें, ये दक्षिण अफ्रीका गए, अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक केस था, उनके मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए थे। भारत में तो ये कामयाब हो नहीं पाए थे। वकालत पढ़ करके जब भारत में आए तो एक महिला का इन्होंने मुकदमा लिया, बूढ़ी स्त्री का, और जब कोर्ट में पेश हुए तो एक शब्द नहीं बोल पाए, फेल हो गई इनकी वकालत। तो फिर इनके पास अब्दुल्ला एंड कंपनी, वो वहाँ पर कोयले की खनन का कार्य करते थे, उनका निमंत्रण आया
और वहाँ पर ये प्रथम श्रेणी के डिब्बे में प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर के यात्रा कर रहे थे। टीटी आया, इनको कहा कि आप नीचे उतर जाइए। इन्होंने कहा मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। उसने कहा नहीं, इसमें केवल गोरे लोग ही बैठ सकते हैं, अंग्रेज लोग ही बैठ सकते हैं, आप नहीं बैठ सकते हैं। इन्होंने कहा मेरे पास टिकट है प्रथम श्रेणी का। उसने धक्के मार करके इनको डिब्बे से बाहर फेंक दिया। छोटा सा स्टेशन था, उस स्टेशन पर ठंड का मौसम था। ये सारी रात भर ठिठुरते रहे, क्योंकि वो अंतिम ट्रेन थी, उसके बाद कोई ट्रेन आती नहीं थी। छोटे से प्लेटफार्म पर पूरी रात भर ठंड में ठिठुरते रहे और सोचते रहे कि शुड आई फाइट फॉर माय राइट और गो बैक टू इंडिया, शुड आई फाइट फॉर माय राइट और गो बैक टू इंडिया। एंड अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू फाइट। तो मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि इनका दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन इनका निजी मामला था। अगर इनको रेल में से बाहर नहीं फेंक दिया गया होता और ये पूरी रात भर प्लेटफार्म पर नहीं ठिठुरते तो ये दक्षिण अफ्रीका में कोई आंदोलन नहीं करने वाले थे। ये तो इनका व्यक्तिगत मामला था। एक इन्होंने आंदोलन किया, कोर्ट में केस भी किया कि मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है तो मुझे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने का अधिकार क्यों नहीं है? क्या केवल रंग के कारण अधिकार नहीं है? और उसी समय गोरी सरकार ने वहां पर एक नया फरमान जारी कर दिया कि भविष्य में काली चमड़ी वालों को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। यहाँ पर वोट भी केवल गोरी चमड़ी वाले दे पाएंगे। तो भारतीय मूल के लोगों ने इनसे प्रार्थना की कि कृपया आप इसके लिए भी आंदोलन करें। ये वापस लौटने वाले थे, तो भारतीय मूल के लोगों ने कहा कि कुछ दिन और रुक जाइए आप, और जिस प्रकार से आपने प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के अधिकार को जीत लिया है उस प्रकार से हमारे मताधिकार के लिए भी आप आंदोलन करें। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि एक किस्मत का योग था कि इनका निजी मामला एक जन आंदोलन का रूप ले गया। अब अगर ये यात्रा कर रहे थे, यात्रा करते रहते और इनको टीटी बाहर नहीं फेंकता और रात भर ये ठंड में ठिठुरते नहीं, अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस जीत करके ये हिंदुस्तान वापस आ जाते, तब ये तो या तो बरिस्टर गांधी होते या मिस्टर गांधी होते या मिनिस्टर गांधी होते, महात्मा गांधी नहीं होते। बरिस्टर गांधी भी हो सकते थे, मिनिस्टर गांधी भी हो सकते थे और मिस्टर गांधी भी हो सकते थे। तो एक किस्मत ने इनका साथ दिया कि जो उन्होंने मताधिकार के लिए वहां आंदोलन किया उसमें भारतीय जनता की जीत हो गई। भारत में आए तो इनका बहुत स्वागत हुआ और इनको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूदने की प्रार्थना की गई। और इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसात्मक आंदोलन का मार्ग अपनाया, जिसकी चर्चा हमने विगत सत्र में की थी, जिसके दुष्परिणाम भारत आज तक भुगत रहा है। भारत का बंटवारा हो गया, एक देश तो इस्लामिक राष्ट्र बन गया और दूसरा देश ससुराल बन गया। एक सज्जन कह रहे थे ये धर्मशाला बन गया,
मैंने कहा नहीं, धर्मशाला नहीं बना, धर्मशाला में तो आप ठहरेंगे तो आपको कुछ किराया भी देना पड़ेगा और भोजन इत्यादि का व्यय जो है वो आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। ये तो ससुराल बन गया है। यहाँ पर विधर्मी लोग, मुसलमान लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे दामाद अपनी ससुराल में रहता है। और पाकिस्तान के अंदर हिंदू ऐसे रह रहे हैं जैसे एक कैदी जेल में रहता है। और अपने देश के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू ऐसे रह रहे हैं जैसे एक भीगी बिल्ली रहती है। तो ये किस लिए हुआ? ये केवल इनके आधे अधूरे अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा परमो धर्मो। अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारता है, तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारता है, तो उसके आगे दूसरा गाल कर दीजिए। इनकी इन नीतियों के कारण देश रसातल में चला गया, देश अधोगति को चला गया। और वो दंश देश आज भी भुगत रहा है और न जाने कब तक भुगतना पड़ेगा। यदि भारतीय जनमानस सचेत नहीं होगा और केवल इनके ही सिद्धांत, वही अहिंसा परमो धर्मो, यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारता है तो उसके आगे दूसरा गाल कर दो। तो मैंने फिर विगत सत्र में भी आपसे निवेदन किया था कि वो दूसरे गाल पर थप्पड़ मारने के पश्चात पूछेगा कि तुम्हारा तीसरा गाल कहाँ है। तो अब समय वो आ गया है कि हम उसके गाल पर जोर से तमाचा जड़ें और कह ले तीसरा गाल अब यहां है। अब यह नीति अपनानी पड़ेगी। महात्मा गांधी के जो सूत्र थे वो सांप्रत समय में प्रासंगिक नहीं है, उस समय भी प्रासंगिक नहीं थे। मैंने विगत सत्र में भी निवेदन किया था कि उसने जो भी आंदोलन जिस भी ढंग से चलाए वो अपनी छवि को चमकाने के लिए चलाए, देश हित में नहीं चलाए। और भारतीय भोली भाली जनता उस तथाकथित महात्मा का अंधा अनुकरण करती रही और उसका दंश हम आज भी झेल रहे हैं। तो अंत में मैं भारतीय जनमानस को कालजयी जयशंकर प्रसाद जी की 4 पंक्तियों के साथ उद्बोधन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दासी, स्फूट मात्र भूमि के रुकोण शूर साहसी, आराक्त सन सिंधु में स्वाडवाग्नि से चलो, परवीर हो जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। जय भारत।